नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट सज्जन कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। यूपी में चवन्नी पर घमासान है। चवन्नी मतलब रुपए का चौथा हिस्सा, यानी 25 पैसा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की तुलना चवन्नी से कर दी। जयंत चौधरी वेस्टर्न यूपी के सबसे बड़े नेता हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। जाट समाज से आते हैं तो बात अब जाट समाज तक जा पहुंची है। बयान को जाटों की अस्मिता से जोड़कर देखा जाने लगा है। अब इसे लेकर जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को कहा कि अगर चवन्नी कहना ही था तो मुझे कह देते, मेरा नाम लेकर कह देते, पूरे जाट समाज को क्यों कहा? जाट समाज को ABCD सिखाने की बात क्यों कही? केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को देख चुका हूं और करीब से देख चुका हूं और मानता हूं कि ऐसा आचरण केवल पतन ही लेकर आता है। यह पोस्ट बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम टारगेटेड है। उत्तर प्रदेश का जाति गणित हम जानते हैं, बात जाट समाज की है। इसका एक और पहलू मैं पहले आपको बता दूं। वेस्टर्न यूपी में चूंकि जाट समाज एक बड़ा वोट बैंक है और पश्चिमी यूपी का 17% आबादी ये जो जाटों की आबादी है, जो सीधे सीधे 120 विधानसभा सीटों पर सीधा असर डालती है, उस पर मायावती की भी नजर है। 45 से 50 सीटों पर जीत हार तय करने वाली ये आबादी, अब मायावती पीछे कैसे रहती? मायावती ने कहा, अब पोस्ट आपके सामने है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव के बयान को जाट समाज का अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। चौधरी चरण सिंह के परिवार का अपमान बताया। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव को इसे लेकर तुरंत माफी मांगनी चाहिए। 2 पोस्ट मैंने आपको बता दिए। अब हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। अजीत जी, उत्तर प्रदेश में इस वक्त चवन्नी के ऊपर 27 की लड़ाई हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात हम बताएं आपको कि ये दोनों नेता जो इस बयानबाजी में उलझे हैं, वो दोनों भारतीय राजनीति के बड़े सुसंस्कृत, सभ्य और सम्भ्रांत नेता माने जाते हैं। कम से कम हम ऐसा मानते हैं कि जयंत चौधरी भी कोई बिना मतलब के बयान नहीं देते हैं, किसी के अपमानजनक बयान नहीं देते। और अखिलेश यादव के बारे में भी है कि वो तंज जरूर करते हैं, लेकिन कोई इस तरह का बयान नहीं देते हैं जिससे किसी की भावना आहत हो। इसलिए जब अखिलेश यादव ने चवन्नी कहा तो ये बहुत ही खराब बयान लगा कि ये बहुत मतलब ये बिलो द बेल्ट है। आप किसी की संख्या कम हो, कोई कम सीटें जीता हो, कम सीटें लड़ा हो, इसके आधार पर आप उसका आकलन करें। चवन्नी का मतलब हम अगर एक संदर्भ में देखें तो 25% है, लेकिन दूसरा जो सामान्य बोलचाल की भाषा में है वो अपमानजनक है, छोटा दिखाने की मानसिकता है। तो आपने जयंत चौधरी को, उनकी पार्टी को, उनके परिवार की पूरी लिगेसी को और वो जिस जातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं उन सब का अपमान किया है। और अखिलेश यादव को बिना देरी किए इसमें आगे आकर के अगर ये इसमें गलतफहमी दूर करनी चाहिए, जरूरत हो तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अब जो दूसरी बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो गणित है वो आप समझिए कि जाट के साथ अगर बीजेपी का वोट जुड़ जाए, और ये एकदम प्रमाणित है कि जब अजीत सिंह रहे हो या जयंत चौधरी, जब वो बीजेपी के साथ मिलकर के लड़े तो उनका रिजल्ट लगभग 100% रहा। और जितनी बार वो कांग्रेस के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ लड़ना चाहा, उनका रिजल्ट बहुत ही खराब हुआ। सारी सीटों पर भी हार गए वो, ऐसी मथुरा बागपत सीटें हार गए उनके साथ लड़के। तो जयंत चौधरी ने अपनी पोजीशन ले ली है कि उनको बीजेपी के साथ लड़ेंगे तो ज्यादा फायदा है। अखिलेश यादव जो पोजीशनिंग कर रहे हैं वो मुस्लिम वोट की पोजीशनिंग कर रहे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव इसमें हो सकता है कि डेलिबरेट बयान हो। आप देखिए वो क्या राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने इमरान मसूद के दामाद को अपनी पार्टी में शामिल कराया। इमरान मसूद जबकि कांग्रेस के हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके दामाद भी बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। काजी रशीद मसूद जो केंद्रीय मंत्री थे, उनके पोते हैं, उनके दामाद जो सायन मसूद हैं, उनको जोड़ा। बेहट सीट से वो तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि अब अखिलेश यादव कैसे साधेंगे, बेहट सीट पर उनके बड़े करीबी उमर अली ही विधायक है, समाजवादी पार्टी के ही विधायक है, जिनसे झगड़ा होता रहता है। तो वो मुसलमान वोट साधने में लगे। उनको लग रहा है कि मायावती और चंद्रशेखर के झगड़े में जाटों का वोट बट जाएगा, बीजेपी का कुछ वोट हम तोड़ लेंगे तो मुसलमान के वोट से हम चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। वहां का समीकरण ऐसा है कि जाट जिसके साथ जाएगा,
अगर वो दलित के साथ गया वो दलित जीतेगा, मुसलमान के साथ गया जो जा नहीं रहा है पिछले काफी समय से तो वो जीतेगा, और अगर राजपूत और दूसरी जातियां जो बीजेपी के साथ हैं उनके साथ गया तो वो जीतेगा। तो अखिलेश यादव का पूरा जो ये बयान है इतना मिसकैलकुलेटेड है, इतना मिसटाइम्ड है कि वो इसका उनको बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है, और इस बात को उनको समझना चाहिए। अब मैं इस अहंकार वाली बात पर भी आती हूं, और उसका उसकी राजनीति कैसे अखिलेश यादव को भारी पड़ी है। कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में रहे थे, तब वहां पर भी यही ईगो टसल था। बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर आपके साथ लड़े लेकिन आपसे दूर चले गए। जयंत चौधरी भी आपके साथ लड़े लेकिन वो भी आपसे दूर हो गए। तो कुछ तो प्रॉब्लम है। नहीं, देखिए इसमें है क्या कि अखिलेश जी ये भूल रहे हैं कि अगर आप CSDS का डेटा देखें, 2012 के चुनाव में बीजेपी को जाट समुदाय का 7% वोट मिला। उसके बाद मुजफ्फरनगर दंगा होता है। 14 के लोकसभा चुनाव में 70%, लगभग मान लीजिए 80% जाटों ने बीजेपी को दिया। तो ये दिखाता है कि जाट समाज जो पहले बीजेपी के साथ नहीं था उसका मैसिव स्विंग हो रहा है। किसान आंदोलन के बाद 2022 के चुनाव में जाटों का थोड़ा बहुत वोट इनको मिला था। वैसी स्थिति में अगर आप देखिए तो इनको बहुत ही सावधान और केयरफुल रहना चाहिए था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक पुल फैक्टर रखने वाली प्रभावी जाति है उसको अगर लगे आपके बयान से कि आपने उसका अपमान किया है, वो भी इसलिए कि स्मृति की बात अगर देखें, चवन्नी जो आप कह रहे हैं, बोलचाल की भाषा में अजीत जी ने बताया कि चवन्नी का मतलब आप किसी को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, सस्ता है। अब याद कीजिए, इनके पिता मुलायम सिंह यादव 1980 में जसवंत नगर से चुनाव हार गए, जो इनकी पारंपरिक सीट है, इनके गांव वाले सीट में पड़ती है। वहां से हारने के बाद 82 में चरण सिंह ने इनको न केवल MLC बनाया बल्कि ये विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी बनाया। उसके बाद जब 1987 में चरण सिंह का देहांत होता है और अजीत सिंह आते हैं तो मुलायम सिंह उनके खिलाफ बहुगुणा के साथ मिलकर अलग खेमा बनाते हैं। तो यह भी याद रखना चाहिए कि चवन्नी एक समय में किसको कहा जा सकता था, तो इस तरह की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। और दूसरी बात यहां पे देख लीजिए, अभी जो कहा जा रहा है कि 2017 में मायावती ने वही ब्लंडर किया जो ये कर रहे हैं, हमने 100 मुसलमानों को टिकट दिया, हमने 100 मुसलमानों को टिकट दिया। उसके चक्कर में ये सारे के सारे जो गैर यादव पिछड़े थे, जो बहुजन का आधार माने जाते थे काशीराम के समय से, वो सारे के सारे बीजेपी की तरफ चले गए। यहां ये यही गलती कर रहे हैं कि मुसलमानों पे इतना फोकस कर रहे हैं कि इनकी जाति को छोड़ के बाकी समाज जो किसी कारण से एंटी इनकम्बेंसी की इनकी तरफ आने का सोच भी रहा है, वो फिर दोबारा उस पर पुनर्विचार करेगा। तो इसमें तत्काल इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए। स्पष्टीकरण तो क्या ही देंगे, खेद तो जरूर व्यक्त करना चाहिए, वरना नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ऐसा एनालिसिस कहता है। CSDS का आंकड़ा भी अभी आपने बताया। इधर जयंत के साथ चवन्नी को लेकर अखिलेश यादव गिर रहे हैं, तो उधर PDA के P का असल मतलब क्या है, इसे लेकर योगी आदित्यनाथ सवाल उठा रहे हैं। P पहले पिछड़ा था, फिर P से पंडित हो गया, P आगे जाकर पाकिस्तान बन जाएगा, ये योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं। अब योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक रंगी क्या जाने PDA के बहुरंग। योगी पर अखिलेश यादव के इस कमेंट के बाद नई बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लग गए हैं कि जिस एक रंगी को लेकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर अटैक किया, वो भगवा रंग त्याग का प्रतीक है। जाल फेंका गया और उसमें अखिलेश यादव फंस गए। मैं करूंगी चर्चा इस पर, एक बयान है वो सुना देते हैं। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। P की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर P की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे P की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। अब ये कौन किसके ट्रैप में फंस रहा है? देखिए, पॉलिटिक्स में विट एक अच्छी चीज है, विटी होना चाहिए, आपके विटी कमेंट हो तो अच्छा ही लगता है, लेकिन रंगों से इस तरह क्यों खेल रहे हैं? अखिलेश यादव का क्या ऑब्सेशन है रंगों के साथ? वो पीले गमछे वाले हो गए जो राजभर हैं, आप उनको अलग पीले गमछे वाला बता रहे हैं। ये एक रंगा, इनको एक रंगा कह दिया, भाई आप भी लाल टोपी पहनते हैं, आपको तो कोई लाल टोपी को चवन्नी बता रहे हैं। तो इस तरह से एक ऑब्सेशन उनका दिख रहा है जो आपके विरोध में है, उसको किसी तरह से टारगेट करने का और हल्के शब्दों का इस्तेमाल करने का। अब ये PDA से आप जो बनाना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए कि भगवा की ही बात करें और एक व्यापक हिंदुत्व का जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उसमें आपके साथ अगर PDA पिछड़ा ही है तो कौन सा पिछड़ा है आपके साथ?
कोई पिछड़ा नहीं है आपके साथ, सिर्फ यादव है पिछड़े के नाम पर। अभी आप कोशिश कर रहे हैं, जबकि उस एक रंग जिसकी बात कर रहे हैं उसके साथ लोध जो है सबसे बड़ा पिछड़ा, जो गैर यादव पिछड़ा है, वो ऑलरेडी बीजेपी के साथ है। कल्याण सिंह इतने बड़े नेता थे, हम लोगों ने अभी देखा उनके पूरे परिवार को बीजेपी ने कैसे एडजस्ट किया है। उमा भारती इतनी बड़ी नेता थी, लोध उनके साथ है ऑलरेडी, कुशवाहा राजभर उनके साथ है ऑलरेडी, राजभर उनके साथ अलायंस में है। अनुप्रिया पटेल जो कुर्मी वोट है वो आपके साथ है। केशव प्रसाद मौर्य वहां मुख्यमंत्री है, जो मौर्य समाज से आते हैं। मौर्य शाक्य सैनी समाज से नायब सैनी को यहाँ मुख्यमंत्री बना रखा है बीजेपी ने। जाट उनके साथ अलायंस में जुड़े हुए हैं। तो गैर यादव कौन सा पिछड़ा है जो आपके साथ है? अगर आप पिछड़ा, क्या इस वजह से कि कोई पिछड़ा नहीं आ रहा है आपने पंडित का जाल फेंका? तो ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे शिफ्ट कर रही है। लेकिन पंडित पर जाल सभी ने फेंका है, फेंका हुआ है, बसपा ने भी फेंका हुआ है। और ये पंडित समाज का कल की एक रिपोर्ट हम देख रहे थे, ब्राह्मणों ने कहा कि भाई हम देखते हैं कौन कितना टिकट देता है और क्या पॉलिसी लेकर के आता है। लेकिन वो सिर्फ वो भी कहने की बात है, हम बार बार इस बात को दोहराते हैं। जंतर मंतर पे देखा जाएगा। हाँ, जंतर मंतर पर भी दिख रहा है और आगे वो भी दिखेगा। लेकिन जो ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट लग रहा है कि आप बार बार चीजें चेंज कर रहे हैं, आप अपना ही गोल पोस्ट बार बार चेंज कर रहे हैं। आपको किस स्ट्रेटजी पर जाना है? आप कोई कंफ्यूजन की, डिस्ट्रक्शन की कोई ऐसी स्ट्रेटजी लेकर के आए हैं कि हम सब बिखरा देंगे फिर उसके बाद एकजुट करेंगे चुनाव के समय? तो ये नहीं होता है। चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, आपको कंसोलिडेट करना है अपनी चीजों को, और कंसोलिडेशन सिर्फ आप मुसलमान यादव का कर रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है। अच्छा, वो जो बहुरंग की बात कर रहे हैं, अगर उसी जाति के आधार पर ही, जैसे अभी अजीत जी ने बताया, तो जाति के आधार पर वो बहुरंग तो इस वक्त अखिलेश यादव के पास नहीं है। कांग्रेस के साथ उनका अलायंस तो है, लेकिन सीटों के शेयरिंग का कोई फॉर्मूला अभी हमें नहीं पता। और इनके साथ कौन जुड़ा हुआ है? नहीं, बहुरंग की बात करें तो सबसे पहले भगवा जो है किसी एक जाति, पिछड़ों में सबसे ज्यादा उसका आधार है। बीजेपी वहीं जीतती है जहां पे उसे सबसे ज्यादा पिछड़ों का समर्थन मिलता है। जो गैर यादव पिछड़ा उत्तर प्रदेश में हो, बिहार, कुशवाहा का समर्थन, उसी तरह का महाराष्ट्र में देखिए, लोकसभा में नहीं है, विधानसभा में वहां पे माधव कहते हैं, माली, धनगर, वंजारी, ये सारे के सारे पिछड़े जाति हैं। तो बीजेपी जब जीतती है, जिसे आप हिंदुत्व या भगवा कहते हैं, जिसे ये एक रंग कह रहे हैं, उसमें पी जो है वो बहुत बड़ा आधार है उसका, पिछड़ा जो है। पहली बात तो है। दूसरी बात, आपका कौन सा रंग है? आप लाल टोपी लगाते हैं और हरे के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ना तो आपके साथ नीला है, ना भगवा है, ना और कोई है। तो वैसी स्थिति में यह भी दिखना चाहिए कि जिसे आप एक रंगी कह रहे हैं उसका आधार क्या है, और आप खुद को बहुरंगी कर रहे हैं तो आपका कितना रंग है आपके साथ। तो वो सरोकार भी होना चाहिए। केवल बयानबाजी ठीक है, तलखी, व्यंग, सब ह्यूमर बढ़िया बात है, लेकिन यहां पे जो अजीत जी ने कहा कि स्ट्रेटजी आपकी क्लियर होनी चाहिए। गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहा है, कोई कन्विंस ही नहीं होगा फिर आपके साथ कि आप उन्हें साध रहे हैं या आप उन्हें भूल रहे हैं। वैसी स्थिति में तो ये रंगों का खेल भी अगर देखिए, अगर समाज के धारा से जुड़ा जाए तो अखिलेश यादव का रंग तो लाल और हरे के अलावे कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब उनके लाल को तो हम लाल सलाम भी नहीं कह सकते। क्योंकि लाल सलाम का उनके प्रदेश में कोई आधार भी नहीं है, वो कर भी नहीं है कोई लाल सलाम। मैं इसको थोड़ा सा आंकड़ों की जुबानी से समझना चाह रही हूँ। अभी हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की, हम अवध क्षेत्र की बात कर ले। इन अलग अलग रीजन में अगर देखेंगे तो इन सब स्टेटमेंट्स का क्या असर जाता है? देखिए, अब इनका जैसे अब 3-4 हिस्सों में उत्तर प्रदेश को बांट करके हम लोग देखते हैं, तो जो अपना आधार है रुहेलखंड के इलाके में और उससे लगते हुए इलाके में समाजवादी पार्टी का, जिसका अभी जसवंत नगर का हम लोग जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन वो जो पूरा इलाका है जिसमें बदायूं है, कन्नौज है, मैनपुरी है, आजमगढ़ तक चले जाइए, वो इलाका अपना, इटावा इनका अपना आधार है। उस आधार में आपके यादव कंसोलिडेटेड है। बिहार से डिफरेंट उत्तर प्रदेश इस मामले में है। बिहार में यादव हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, यहाँ कंसोलिडेशन है, तो वहां आपके साथ मुसलमान जुड़ जाता है या दूसरा कोई भी वोट आ जाए तो आप चुनाव जीत जाते हैं। रुहेलखंड उसके आसपास का पूरा इलाका, अवध का भी कुछ इलाका, उसमें थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा। लेकिन अब जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां नहीं है, यादव बहुत कम आपकी आबादी है, आप उसके दम पर मुसलमान को जोड़ के भी नहीं जीत सकते हैं। तो यहाँ जाट आपके साथ जुड़ना चाहिए है, आपने नाराज कर दिया, जाट आपके साथ अलग हो गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आपके साथ पीला गमछा पहले ही बोल दिया, निषाद आपके साथ है नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर ब्राह्मण आपके साथ नहीं आते हैं और निषाद आपके खिलाफ है, तो वहां आप साफ होंगे, वहां आपके लिए कोई संभावना नहीं बनेगी। फिर वहीं बुंदेलखंड में है जो गैर यादव पिछड़ों का जो बड़ा इलाका है, वो कुर्मी, वहां बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी आबादी है। अगर वो आपके साथ नहीं आते हैं तो आप अपने वोट आधार के दम पर नहीं जीत सकते हैं। तो आप एक बहुत ही सीमित इलाके में, जो पूरा मैप अगर एक ज्योग्राफिकल उसको रखें तो 20% के इलाके में लड़के आप कैसे 50% सीटें जीतेंगे? तो अभी तो आपकी स्ट्रेटजी तो ये होनी चाहिए है कि अलग अलग जो क्षेत्रीय इलाके हैं, वहां जो जातीय समूह मजबूत है, उनको साधने की कोशिश करें। आपने वो किया नहीं।
न भाई ना आपके साथ अगड़े आ रहे हैं, सामान्य जातियां आ रही हैं, न गैर यादव पिछड़ा कोई दूसरा आपके साथ जुड़ रहा है, जाट आपके साथ जुड़ने की संभावना थी वो आपने नाराज कर दिया, अलायंस आपका कांग्रेस के साथ है। लोकसभा चुनाव के समय की स्थिति अगर आप देख रहे हैं कि संविधान खतरे में होने का भय दिखा करके कुछ दलित और कुछ पिछड़ा वोट आ जाएगा आपको, तो वो स्थिति विधानसभा में नहीं रहती है। सबको पता है कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार बनेगी वो संविधान नहीं बदलने वाला है। महाराष्ट्र में दिख भी गया, महाराष्ट्र में दिखा, महाराष्ट्र के चुनाव में बिल्कुल दिखा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, उत्तराखंड और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज मैराथन मीटिंग कर रहे हैं। नितिन नवीन की आज तीन बड़ी मीटिंग्स हैं। अभी बीजेपी मुख्यालय में संगठन के सभी उन 65 मेंबर्स के साथ मंथन चल रहा है जिनकी 5 दिन पहले नियुक्ति हुई है। नितिन नवीन की नई टीम में 65 सदस्य हैं, 51 नए सदस्य हैं, 14 पुराने चेहरे हैं जो रिपीट किए गए हैं। वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष हैं, स्मृति ईरानी महामंत्री हैं। बताया जा रहा है कि नितिन नवीन सभी सदस्यों को आज टास्क सौंपने वाले हैं। कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो इसके साथ जोड़ना जरूरी हो गया है, क्योंकि ये जो नई टीम है सचिन जी, ये अब अगली लड़ाई के लिए तैयारी कर रही है और आज से वो तैयारी शुरू हो गई है। पहले अगर हम बात करें राजस्थान की, बिप्लब देव को ऐसा हम सुन रहे हैं कि उन्हें वहां की जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए, बिप्लब देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे 4 साल, उसके बाद वहां के आपसी उसके कारण आए, लेकिन याद रखिए उन्हें हरियाणा का भी प्रभारी बनाया गया था। हरियाणा जो माना जा रहा था और जमीनी समीकरण भी दिख रहा था चुनाव से पहले कि वो बीजेपी के खिलाफ काफी सेंटीमेंट है, अंततः बीजेपी जीती है, वो उसके प्रभारी थे, तो इस नाते उनको श्रेय मिल रहा है। राजस्थान में जब चूंकि वहां पे हर 5 साल में बदलने वाली रीत मानी जाती है राजस्थान में, तो वैसी स्थिति में अभी बीजेपी के लिए सावधान होना काफी जरूरी है, क्योंकि 5 साल पे हिमाचल, राजस्थान, कुछ वैसे राज्य अभी भी बचे हुए हैं जो सरकार पलट देते हैं, तो उनको दिया गया, हरियाणा के बाद उनको इधर दिया गया है। उसका एक कारण यह भी है कि बीजेपी ये भी चाहती है कि बिप्लब देव अब नेशनल पॉलिटिक्स में अपना ध्यान लगाए और जो मानिक साहा वहां पे हैं त्रिपुरा में, वो वहां का क्षेत्रीय करे, वहां पे इंटरफेरेंस नहीं हो। तो ये भी 2 चीज है कि इनको हरियाणा के बाद इन्होंने अपनी संगठन कौशल्य दिखाया और दूसरा त्रिपुरा के भी समीकरण के हिसाब से। तो राजस्थान में बीजेपी बहुत चांस इसलिए नहीं ले सकती है कि राजस्थान स्वभावतः 5 साल पे अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी 5 साल पे बदल देने वाले राज्यों में अभी भी है, हिमाचल प्रदेश की तरह। गुजरात का देख लीजिए, तो गुजरात में आज तय होगा कैसे होगा। गुजरात में बहुत ज्यादा बीजेपी के लिए चुनौती है नहीं। आज जो 22 तारीख को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसमें सबसे क्रूशियल होगा उत्तर प्रदेश और पंजाब। देखिए, ये तो चांस की बात है, बिप्लब देव की ही तस्वीर आ भी गई, ये अभी अंदर से तस्वीरें आ रही है। राम माधव तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, वैजयंत जय पांडा है, हाँ वैजयंत जय पांडा, मनप्रीत बादल है, ये सब ये अंदर से मीटिंग की तस्वीर आ रही है। कल रात एक जानकारी ये भी है कि बिप्लब देव की कल बीएल संतोष जी से भी मुलाकात हुई थी। देखिए, बीजेपी उनको बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री पद से जब वो हटाए गए थे तो ऐसा लगा था कि वो एक वंडर बॉय होकर के, हाँ वन टाइम वंडर होकर के और अब फिनिश हो जाएंगे, उनके लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं बचेगी। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व को उन पर भरोसा है, तभी उनको राज्यसभा भेजा गया, फिर अभी लोकसभा चुनाव लड़े तो लोकसभा चुनाव जीते। और राजस्थान पर भारतीय, जो जैसा एकदम सज्जन जी ने कहा, बिल्कुल वही बात है कि राजस्थान पर फोकस है। देखिए, सतीश पूनिया को वहां से ले आकर के महामंत्री बनाया गया, महामंत्री बना करके पंजाब का प्रभारी बनाया गया, तो एक वहां के जाटों को मैसेज देना। अभी देखिए, कांग्रेस पार्टी कितने दिनों से गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष बना करके रखे हुए हैं, चुनाव के समय तक क्या होगा लेकिन हम नहीं कह सकते, लेकिन जाट पॉलिटिक्स साधने की एक कोशिश है। और बिप्लब देव को भेजने का क्या है कि कोई कास्ट न्यूट्रल हो गए, राजस्थान अगर जाते हैं तो वो कास्ट न्यूट्रल हो गए, वहां कोई कास्ट इस तरह से नहीं होगा कि किसी के साथ अलाइन होकर के और कोई आरोप उनके ऊपर लगे। बात कर ली, हरीश द्विवेदी भी एक नाम है, अब 2 ब्राह्मण अगर रहेंगे तो फिर कैसे काम होगा? नहीं, तो हरीश द्विवेदी, वहां तो नगर निगम का चुनाव अभी होने वाला है, हाँ। घोषणा होगी, उस चुनाव के बाद तो अपना वो दूसरी जिम्मेदारी निभाएंगे, वो तो वहां के चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, इनको संगठन का जिम्मा दिया गया। और वहां के संगठन में, राजस्थान के संगठन में बहुत खींचतान है, एक हमेशा कहते हैं, और इसको दूर करने के लिए ही घनश्याम तिवारी को राज्यसभा में उनको राज्यपाल बना के भेजा, फिर वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बना करके एडजस्ट किया गया है। फिर वहां के जो बड़े नेता हैं, जो युवा नेता राजवर्धन राठौर हो या दिया कुमारी हो, उनको एडजस्ट किया गया है सरकार में। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि सरकार और संगठन में एक तालमेल हो, संगठन के अंदर का जो खींचतान है वो दूर हो। तो उसमें ये अब क्या भूमिका निभाते हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का क्या मैंडेट लेकर के जाते हैं, अगर जाते हैं वहां, तो ये देखना होगा। अभी इनके पास 2 साल का समय होगा, 2 साल का नहीं, 2 साल से थोड़ा ज्यादा समय होगा, 2.5 साल। एक चेहरा जो इसमें दिख रहा है, मैं उस पर बात करते चलती हूँ। वसुंधरा राजे भी अभी इसी पंक्ति में दिखाई दे रही थी, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। सचिन जी,
जी उनको बनाया गया। यहाँ पे देखिए बीएल संतोष जी हैं, नितिन नवीन, लेकिन साथ में शिव प्रकाश जी हैं। शिव प्रकाश जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश को बिल्कुल डायरेक्टली देखा, उसके बाद महाराष्ट्र की जो जीत हुई वो व्यक्तिगत तौर पे देख रहे थे, तो उस नाते सह संगठन मंत्री हैं, काफी पुराना अनुभव है और संगठन की दृष्टि से इन्हें कोर आरएसएस का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति माना जाता है कि बहुत ज्यादा मीडिया में नहीं, बहुत ज्यादा फ्रंट पे नहीं आना, लेकिन जीत दिलाने में, और इसी कारण से देखिए इस बार इनको रिटेन भी किया गया है। सौदान सिंह जी भी जुड़े हैं सह संगठन मंत्री के नाते। तो ये वो लोग हैं जो पुराने संगठन के लोग हैं। नितिन नवीन जब आए तो ये चला कि अब नए ऊर्जा वाले लोग आएंगे तो शायद एक ओवरऑल रीहॉलिंग दिखेंगे, वैसा कुछ नहीं दिखा है। चेंज दिखा, लेकिन चेंज के साथ जो संगठन मंत्री का अगर आप देखिए तो बीएल संतोष जी हो, शिव प्रकाश जी हो और सौदान सिंह जी हो, ये वो लोग हैं जो पुराने संगठन के पके हुए लोग हैं, खांटी संगठन वाली जो व्यक्तित्व माने जाते हैं वैसे हैं, और इन लोगों ने सिद्ध किया है। तो वैसी स्थिति में आप निश्चित तौर पे मानिए कि नितिन नवीन जो भी फैसला लेंगे उसमें शिव प्रकाश जी, बीएल संतोष जी, सौदान सिंह, वैसे लोग जो हैं उनके परामर्श से ही लेंगे, क्योंकि ये लोग हजारों हजार संगठन के जो लोग हैं जो जमीन पे काम करते हैं, पर्दे के पीछे जो काम करते हैं, मीडिया में बयानबाजी जो नहीं करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और इनको अच्छे से पता है कि जो ऑप्टिक्स होता है, नैरेटिव्स होता है, और चुनाव के वक्त जो कैसे संगठन काम करता है, कैसे आपको बाजी खींचनी होती है। तो उस लिहाज से ये दिखा रहा है कि इसमें एक निरंतरता दिख रही है। और बीजेपी में ऐसा लग रहा था जो एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था बंगाल चुनाव के बाद, मुझे लगता है यहां पे एक कोर्स करेक्शन भी आपको दिखेगा। राम माधव भी दिखाई दे रहे थे इसी तस्वीर में। ऐसे व्यक्ति हैं जो आरएसएस बीजेपी संगठन में आते हैं, फिर संगठन से चले जाते हैं। ये इन्हीं के साथ मैंने देखा सबसे ज्यादा। देखिए ये पता नहीं, एक संयोग है उनका, संयोगों का बहुत हाथ होता है राजनीति में, लेकिन राम माधव इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, राम माधव संगठन के व्यक्ति हैं, राम माधव विचारधारा के आदमी हैं। ये सबसे पहले ये जो तीनों बातें हमने कही कि इंटेलेक्चुअली सबसे साउंड लीडर्स में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं उसमें एक है वो, और एक इतना बड़ा एक्सपोजर है उनका, इतना बड़ा आउटलुक है उनका कि पूरे मामलों में एक तरह से देखिए प्रधानमंत्री के अनऑफिशियली शेरपा की भूमिका निभाते थे वो, कि प्राइम मिनिस्टर का कोई भी विदेश दौरा होना है क्या उसमें शेरपा जो होता है ऑफिशियली कि जाकर के वो पहले से वहां उस तरह उस भूमिका में थे वो। जम्मू कश्मीर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक का अनुभव है उनके पास। अभी पार्टी में उनकी क्या भूमिका रहेगी? उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी होगी उनकी। देखिए आमतौर पर महासचिवों की जिम्मेदारी बड़ी होती है, लेकिन बतौर उपाध्यक्ष भी उनकी जिम्मेदारी बड़ी होगी। ग्रेटर बेंगलुरु का चुनाव तो वो लड़ाएंगे नगर निगम का, जो पहले उनको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसके अलावा उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी संगठन में। बड़े राज्य मिलेंगे, जो ऐसे राज्य मिलेंगे जहां जो टफ टास्क होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो मुश्किल इलाके होंगे। देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट फतह करने के पहले राम माधव नॉर्थ ईस्ट गए थे जी, जम्मू कश्मीर गए थे वो, तो उनकी जिम्मेदारी बड़ी होगी। और हम एक ये भी संयोग है कि कम ही नेता हैं ऐसे उस कद के जो आज तक राज्यसभा नहीं गए, लोकसभा नहीं गए, कोई चुनाव नहीं लड़ा, तो वो आरएसएस से आए, आरएसएस के प्रवक्ता रहे हुए हैं वो, उन्होंने बड़ी भूमिकाएं निभाई हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनको पार्टी राज्यसभा में भेजेगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी और उनकी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को स्मृति ईरानी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी भाई। हम लोग तो उनकी चर्चा कर रहे हैं और वो इतनी वोकल हैं, इतनी मेहनत करने वाली हैं, आर्टिकुलेट भी हैं, बिल्कुल आर्टिकुलेट हैं भाई। वो हमेशा वो पार्टी का पक्ष भी बहुत कायदे से रखती हैं। अगर किसी अटैक कर रहे हैं अपोजिशन को, वो भी करती हैं, जिस भाषा में करना है उस भाषा में करती हैं। एनर्जेटिक हैं, ऊर्जावान हैं, मेहनत भी करती हैं, तो उनकी क्षमता का भी इस्तेमाल, अधिकतम इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। और महासचिवों में इकलौती महिला है। दूसरा चेहरा जो अभी आपने दिखाया यहाँ डी पुरंदेश्वरी का, हमको इनके लिए भी है कि इनको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। ये बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं, आंध्र प्रदेश का अपना अनुभव है इनका, लेकिन देश में स्मृति ईरानी और डी पुरंदेश्वरी ये दो महिलाएं हैं जिनको बीजेपी को, नितिन नवीन को कोई बड़ी इनकी क्षमताओं का अधिकतम इस्तेमाल करना चाहिए। वसुंधरा राजे जी वाली बात रह गई थी। वसुंधरा राजे का अपना कद है और राजस्थान में तो ये कहा जाता है कि कुछ वसुंधरा राजे कि कहने से बहुत चीजें वहां पर बदल जाती है। ऑपोजिशन भी उनकी सुनता है, सामने भली लड़ाई करे, लेकिन ऑपोजिशन पर्दे के पीछे उनसे भी सलाह मशवरा करता है। देखिए भैरव सिंह शेखावत जी के बाद से जब उन्होंने इनको अपना उत्तराधिकारी बनाया 2003 से, और अभी तक वो और गहलोत साहब, ये दो अनसेट अंडरस्टैंडिंग है और वो जनता के बीच में भी है। और जब बदला गया तो लोगों में सबसे ज्यादा निराशा ये थी, संगठन का निर्णय था, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था, लेकिन जनता इसको बहुत ही सहर्ष स्वीकार नहीं कर रही थी। क्योंकि उनका मानना था कि अगर आपने वसुंधरा जी को बदला तो किसी ऐसे को लाते जो उस कद का हो। समय लगता है बनाने में, लेकिन दूसरी बात देखिए उनको हटाने का, उनके कद का जैसा कोई व्यक्ति बन पाया है अभी तक?
नहीं बन पाया है, क्योंकि ये संगठन की तरफ से उस तरह का किसी को प्रिपेयर करना होता है, जैसे इनको भैरव सिंह शेखावत जी ने नर्चर किया था, वो चीज हुआ नहीं। लेकिन यहां पे ये है कि देखिए, इनको हटाने का एक परिणाम जो 2024 में राजस्थान में जो बीजेपी की उम्मीद थी, वो उम्मीद से कम आई थी। लगभग 10 सीटें वो लूज कर गई, 25 में 15-16 के तकरीबन आया था, 11 सीट लूज कर गई थी। बहुत लोग ये पता है कि इनकी उदासीनता जो रही वसुंधरा राजे का, और उदासीनता को जनता ने भी देखा, उसको देखा गया। उसी कारण से जो वहां पे कहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में विधानसभा तक चले जाएं, इनको लेके एक इमोशनल कनेक्ट वाला जुड़ाव है, एक जनता का भाव है, और अभी भी इनकी प्रासंगिकता है। इसी कारण से अब एक जनरेशनल चेंज आप कर रहे हैं, लीडरशिप चेंज कर रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के बारे में यह मैसेज ना चला जाए राजस्थान में कि उनको साइडलाइन किया गया है, उनकी उदासीनता हो गई है, और उसका आने वाले चुनाव पे कोई असर करे। उस कारण से इनको फिर से आपको प्रासंगिक बनाना होगा, इनको निर्णयों में शामिल करना होगा, इनके हिसाब से आगामी चुनाव की तैयारी करनी होगी। उसमें इनकी भी उपाध्यक्ष की जगह तो है ही, अब और क्या जिम्मेदारियां इनके कांधे पर होती है।